हाँ तो भाई चलो, क्या हाल चाल? बढ़िया। तबीयत सही? कोई दिक्कत चल रही है दुनिया में? जिंदगी के अंदर कोई त्रास किसी टाइप का? कुछ नहीं? चलो, बढ़िया ही रहना चाहिए। एक ना, ऐसे बात मेरे कानों में ऐसे उड़ती उड़ती आई। मतलब कितने चापले हो यार तुम लोग। आज आज पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले ये वाला डिस्कशन करेंगे अपन लोग। मतलब कितने चापले हो यार तुम लोग। मतलब तुम पढ़ाई करो ना करो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आए ना आए, एक चीज पे तुम लोगों का सबसे पहले ध्यान जाता है। मैम ने आज कपड़े कौन से पहने हैं? मैम ने 3 वीडियो के अंदर कंटिन्यूटी कपड़े नहीं चेंज करे हैं। अरे भाई, तुम अलग अलग दिन वीडियो देख रहे हो, मैं एक दिन बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हो सकता है किसी के अंदर मेरे कपड़े सेम हो, किसी पे नहीं हो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? कपड़े। सीरियसली, तुम लोगों के चक्कर में मेरे ऊपर ऐसे प्रेशर आ गया कि अरे यार कपड़े चेंज करने पड़ेंगे मेरे को। तुम लोगों के चक्कर में ऐसे स्पेशली ऐसे व्हाइट कलर की टी शर्ट डाली मैंने आज, क्योंकि तुम्हारे को ब्लैक शर्ट और ब्लैक टी शर्ट के अंदर से कुछ अंतर दिखाई नहीं दिया, तुम्हारे को लगा सेम ही कपड़े चल रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, समझे? तो थोड़ा कपड़ों पे कम ध्यान लगाओ, थोड़ा इस फिजिक्स पे ध्यान लगाओ, ज्यादा बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए भी। लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती चलती रहती है। अब आज मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का मन भी नहीं है, ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा है। और शायद जब से ये क्लासेस चालू हुई है तब से लेके मैं तुम्हारे को ऐसे पढ़ाए पढ़ाए जा रही हूँ। मैं तुम्हारे को मतलब स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट डे से लेके तुम्हारे को क्या होती है मैकेनिक्स, क्या होती है, यही सब बताई जा रही हूँ ना, कि मैकेनिक्स क्या है, कितने पार्ट हैं, कितनी बुक्स हैं, यही बताई जा रही हूँ तुम्हारे को। आज मेरा मन कर रहा है कि आज तुम्हारे को कहानी सुनाई जाए। क्या किया जाए? कहानी सुनाई जाए, क्योंकि जब से आए हो तब से मैंने ऐसे कुछ तुम्हारे को कहानी सुनाई नहीं है। मैं जब से आई हूँ तब से तुम्हारे को सिर्फ ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट ही सुनाई जा रही है। लेकिन अब मेरा मन है थोड़ा सा आज आज रिलैक्स करो। आज आज कुछ ऐसा लिखा पढ़ी का कोई काम नहीं करेंगे, आज अपन कहानी सुनेंगे। क्योंकि आज अपन एकदम फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये मैंने तुम्हारे को पिछले लेक्चर में बोला था ना, कि अगर तुम्हारे किसी को वापस से शुरू करना हो, किसी का गैलीलियन नहीं हो, तो यहाँ से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ से एकदम नई नई चीजें तुम्हारे को सोचने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो ये भी तुम्हारे लिए एक फ्रेश स्टार्ट ही होगा। और STR एक ऐसे टॉपिक है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी काफी अच्छा वेटेज रखता है, और काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है ये आप कह सकते हो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर एक अलग ही चेंज लेके आ गया था STR। मतलब जब ये आया था ना कॉन्सेप्ट, मतलब दुनिया मानने को तैयार नहीं थी इसको कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि यार बहुत टाइम तक अगर कोई चीज ऐसे चलती आ रही हो, लोग किसी एक सोच पे डटे हुए हो, तो अचानक से उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और STR वैसा ही एक कॉन्सेप्ट था। तो कहानी की शुरुआत अपन करते हैं। तो ये बात है अराउंड 1600 से लेके 1700 की, जिस टाइम पे ये सब चीजें चल रही थी जो अपन ने पढ़ी थी ना, ये गैलीलियन वाले ट्रांसफॉर्मेशन की, ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे थे। अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे दिया, अपन ने ये चीज बोल दी कि भैया किसी के भी मोशन को अगर आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा सा रिलेटिव पढ़ो। ये सारी चीजें हो रही थी, सारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आ गया था। लेकिन उसी टाइम पे ना एक और ऑब्जेक्ट था जिसके लिए काफी ज्यादा क्यूरियस थे साइंटिस्ट, इसको जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस, और वो था लाइट, प्रकाश। प्रकाश के बारे में लोगों को जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। मतलब क्या है लाइट? क्योंकि हमारे एंटायर यूनिवर्स के अंदर क्या है, हमारे जो पूरे यूनिवर्स है उसको तुम क्या कह सकते हो, में या तो है रेडिएशन या तो क्या है, मैटर। तो एक तरीके से तुम कह सकते हो कि जो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है ये रेडिएशन और मैटर के कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है। अब रेडिएशन में भी कौन कौन सी रेडिएशन हो सकती है, अलग अलग हम पढ़ते हैं, एक पूरा स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, वो तो खैर बहुत बाद में जाकर पता चला था। लेकिन रेडिएशन भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। और उन्हीं रेडिएशन के अंदर इनिशियली ये माना गया कि उसके अंदर से जो विजिबल पार्ट होगा, उस रेडिएशन का जो विजिबल पार्ट होगा, उसी को कहा गया कि भैया ये लाइट होती है। लेकिन क्या ये कह देना सही था? अभी भी ये आप पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते हो कि भैया लाइट क्या है।
जैसे कि आप साउंड के बारे में बोल देते हो कि साउंड क्या है, एक वेव है, ऐसे एक वेव की तरह प्रोपगेट करता है, उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मीडियम नहीं है तो साउंड आपका प्रोपगेट नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से लाइट क्या होती है, तो अराउंड 1690 के अंदर हाइगेन नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी वेव थ्योरी दी लाइट के लिए। ये बेसिकली आता है वैसे ऑप्टिक्स के अंदर है, लेकिन ठीक है अभी मैं तुम्हारे को क्योंकि कहानी बता रही हूं, मैं इस कहानी के थ्रू तुम्हारे को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि भैया कहाँ गैलीलियन था, कहाँ एसटीआर था, और बीच में क्या क्या चीजें हो गई जिसके बाद में तुम्हारा एसटीआर आया है, और क्यों ये एसटीआर टॉपिक इतना स्पेशल है। तो इसलिए यहाँ पे बीच बीच में कई ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो तुम्हारे को लगेगा कि अरे यार ये मैकेनिक्स के कैसे है, वो मैकेनिक्स के नहीं है, वो ऑप्टिक्स के हैं। जब हम ऑप्टिक्स की बुक पढ़ेंगे तब वहां पे ये चीज तुम बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बस सुनते जाओ। कहानी में कई बार क्या होता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो हम इग्नोर कर देते हैं ना, तो कहानी का एंजॉय लो, फ्लो में चलो तुम। तो 1960s के अंदर हाइगेन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी वेव थ्योरी दी, और ये काफी पॉपुलर हुई। उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो लाइट है उस लाइट का एक वेव नेचर होता है, जैसे साउंड का वेव नेचर होता है ना, उसी तरीके से हमारी लाइट का भी एक वेव नेचर होता है। लाइट भी एक वेव की तरह ही मूव करती है। अब तुम जब जैसे जैसे से आगे बढ़ोगे ना तो तुम्हारे को बाद में जाके पता चलेगा कि अरे ऐसा तो कुछ था ही नहीं, लाइट दोगली होती है। आई मीन दोगला इन द सेंस कि लाइट का केवल एक वेव नेचर ही नहीं होता, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। ये जब हम हायर स्टडीज करते हैं तब हमारे को पता चलता है, लेकिन अभी की कहानी में हमारे को क्या पता है कि भैया लाइट का वेव नेचर है। तो इन्होंने बोला कि हमारी जो लाइट है उसका एक वेव नेचर होता है, जिस तरीके से हमारी अदर वेव्स प्रोपगेट करती है, जैसे कि साउंड वेव प्रोपगेट करती है, उसी तरीके से हमारी लाइट वेव भी प्रोपगेट करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वेव है तो जिस तरीके से साउंड को प्रोपगेशन के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है, राइट, ध्वनि की लहर किस में बनती है, जब तक एयर नहीं है, जब तक मीडियम नहीं है, तब तक साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर मैकेनिकल वेव है, जैसे कि एक रस्सी होती है, उसको अगर अपन ऐसे झटका देते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक वेव क्रिएट होती है। तो वो भी क्या है, उसको भी क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, उसको वो रस्सी चाहिए, अदरवाइज वो नहीं बनेगी। तो अगर लाइट हमारे पास में एक वेव है तो इसको भी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में यहाँ ये सन है, ये हमारी अर्थ है, यहां से यहां तक ये आ रही है और वेव फॉर्म में आ रही है। तो उस वेव को प्रोपगेशन के लिए मीडियम कहां से मिल रहा है, यानी कि हमारे इस सन और अर्थ के बीच में कुछ है जो कि इसको प्रोपगेशन में हेल्प कर रहा है। यहां पे कॉन्सेप्ट आया ईथर, इसका ईथर का और ईथर विंड का। अब ईथर क्या है, साइंटिस्ट ने बोला कि ये हमारा सन, ये धरती और ये कंप्लीट हमारा यूनिवर्स, राइट। अब क्योंकि हमारी लाइट को यहां से यहां तक आना है और वेव फॉर्म में आना है, तो यहां पे पूरे यूनिवर्स के अंदर एक इनविजिबल मीडियम है जिसको नाम दिया गया। कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इस बात का कि क्या होता है, किसी ने देखा भी नहीं था इस मीडियम को। जैसे कि तुम रस्सी को देख लेते हो, रस्सी तुम्हारा मीडियम हो जाता है, हालांकि एयर दिखती नहीं है लेकिन महसूस तो हो ही जाती है तुम्हारे को, ठीक है। इसी तरीके से पानी की अगर लहर जा रही है तो पानी भी तुम्हारे को पता है, तुम उस मीडियम को जानते हो, लेकिन ईथर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन बस बोल दिया साइंटिस्ट ने, क्योंकि वेव थ्योरी ने ये बोला था कि वो वेव है तो, और वेव को प्रोपगेशन के लिए मीडियम चाहिए, तो साइंटिस्ट ने एक अलग ही डायमेंशन में बोल दिया कि भैया ईथर नाम का एक मीडियम होता है। और क्योंकि इसे किसी ने देखा नहीं था तो ये बोल दिया कि ये एक इनविजिबल मीडियम होता है, इसको कोई देख नहीं सकता। हाँ तक की बातें भी चलो ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था, लोग खुश थे इस बात से कि चलो ठीक है भैया हमारे को लाइट के बारे में पता चल गया कि लाइट एक वेव होती है और इसको प्रोपगेशन के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो कौन सा मीडियम है, वो ईथर है। और इसी वेव थ्योरी के बेस पर बहुत सारे फिनोमेना हमारे एक्सप्लेन हो गए। वेव थ्योरी के बेस पे जैसे कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये नाम तो तुमने सुने होंगे,
परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अलग अलग नाम हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, कि हमारी लाइट क्या होती है, बेंड भी हो जाती है, ये ऑप्टिक्स में पढ़ता है अपन। एक इंटरफेरेंस। ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के फिनोमेना एक्सप्लेन हो गए इस वेव थ्योरी के बेस पर। और ये एक्सप्लेनेशन करते करते हम अभी तक कहां तक आ चुके हैं, ये अभी हम आ चुके हैं 1815 तक। कहां से चालू हुए थे, 1600 से चालू हुए थे, और वहां से हम अभी आ चुके हैं 1815 तक आ चुके हैं, केवल इस वेव थ्योरी के दम पर। वेव थ्योरी के दम पर ये सारे एक्सप्लेन हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया, जिंदगी सब बढ़िया चल रही थी, सब मस्त चल रहा था, किसी को कोई दुख नहीं था, कुछ भी शंका नहीं थी किसी भी प्रकार की। लेकिन फिर उसके बाद में एक चीज हुई, एक घटना हुई 1860 के अंदर। और वो था मैक्सवेल की ईएम इक्वेशन। मैक्सवेल ने ये बोल दिया कि हमारी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और उसके कारण जो एक वेव प्रोपगेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। उन्होंने अपनी 4 इक्वेशन दी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ई डॉट ई इज इक्वल टू 0, ई डॉट बी इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट में भी दी। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हारे को समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये चीजें तुमने नहीं जानी है कि कैसे है। लेकिन उन 4 इक्वेशन का यूज करके उन्होंने एक ऐसा रिजल्ट निकाल दिया जो कि बहुत सोचने वाला था। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि उस रिजल्ट के कारण साइंटिस्ट ने चीजों को अलग डायमेंशन में देखना शुरू किया। यहां पे उन्होंने बोला कि जो लाइट की स्पीड होती है वो अगर आप वैक्यूम में देखो तो वो आती है अराउंड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो अपन आज इजीली बोल देते हैं ना कि हाँ यार लाइट की स्पीड इतनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, कहां से आती है, ये यहीं से आती है। ये मैक्सवेल की इक्वेशन थी, यहीं पे जोड़ तोड़ के यहाँ पे वेव इक्वेशन बनाई गई थी। उसी वेव इक्वेशन के दम पर बोला गया कि अगर आप लाइट की स्पीड की बात कर रहे हो तो वो वैक्यूम के अंदर कितनी होगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब यहाँ पे एक शब्द पे गौर करना, उन्होंने क्या बोला कि वैक्यूम में स्पीड इतनी होगी। उन्होंने बोल दी ये चीज वैक्यूम में, दैट मीन्स वैक्यूम का मतलब क्या है कि वहां पे कुछ नहीं है। वैक्यूम आप उसी को तो बोलोगे कि अगर उस स्पेस के अंदर कुछ नहीं है तो क्या है, वो वैक्यूम है वहां पे। तो यहाँ पे मैक्सवेल बोल चुके थे कि जो तुम्हारी लाइट है वो ईएम वेव है और वो वैक्यूम में प्रोपगेट कर सकती है, दैट मीन्स उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन लोगों की मेंटेलिटी इतनी रिजिड थी, उन्होंने अपने ईथर वाले कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये बात मान ली कि चलो ठीक है वैक्यूम के अंदर ऐसी होती होगी, लेकिन उन्होंने अभी ये चीज नहीं मानी थी कि यहाँ पे ये ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। वो अभी भी यही मान के चल रहे थे। उन्होंने क्या बोला था कि चलो ठीक है अगर वैक्यूम में ये स्पीड है चलो ठीक है हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यूनिवर्स के अंदर ईथर फैला हुआ है तो वहां पे ये वेलोसिटी अलग हो जाएगी, वहां पे ये स्पीड अलग हो जाएगी। और यहां से अब आगे चले हम तो हमारे को बहुत अलग अलग चीजें पता लगने लगी। अब क्योंकि तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ के आ चुके हो तो तुम्हारे को इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी कि जब हम बात करते हैं कि किसी की स्पीड इतनी है, किसी की वेलोसिटी इतनी है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो हम किसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी बात कर रहे होते हैं, राइट। कि फॉर एग्जांपल अगर हम मेरी पोजीशन की बात कर रहे हैं, मैं अगर कैमरे के आगे खड़ी हूं तो ये कैमरा मेरा रेफरेंस पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में तुम मेरी बात कर रहे हो। तो ये जो बात हुई कि ये इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये किसके रिस्पेक्ट में, कौन है ऑब्जर्वर, कहां से देख रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल वो ट्रेन वाला ये एग्जांपल पढ़ लो तुम कि एक बंदा है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, तुम्हारे पड़ोस वाले के लिए तुम क्या हो, स्टेशनरी हो, लेकिन बाहर प्लेटफॉर्म वाले के लिए तो क्या हो, तुम मूवेबल हो ना। तो अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है किसके रिस्पेक्ट में आ रही है,
लोगों ने अब भी यही बोला कि ये ईथर के रिस्पेक्ट में आ रही है। होना तो क्या चाहिए, उन्होंने बोला कि ईथर के रिस्पेक्ट में ही आ रही होगी। लेकिन अब एक चीज सोचो तुम मेरे को, तुमने वो थोड़ा सा तैराकी वैराकी देखी है क्या कभी तुमने? ऐसे कंपटीशन वगैरह, स्विमिंग वगैरह ये सब देखे क्या तुमने? और थोड़ा सा क्या होता है 11th के अंदर एक रिवर मैन प्रॉब्लम नाम भी आती है, ऐसे रिवर मैन प्रॉब्लम ऐसे करके भी आता है कुछ। तो तुमने एक चीज देखी होगी, चलो थोड़ा इस कहानी को एक बार थोड़ा सा साइड करते हैं। तुम मेरे को एक चीज बताना, जैसे कि मान लो ये नदी है, ये क्या है, नदी है, राइट? ये नदी का पानी इधर की तरफ बह रहा है, बह रहा है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक ये तैराक है, ये तैराक यहां से यहां जाना चाहता है, इस किनारे से उस कोने तक जाना चाहता है, इस नदी के तीर से उस नदी के तीर तक जाना चाह रहा है, और नदी का फ्लो किस साइड है, इस साइड में है। तो अब अगर मान लो तैराक सीधा कूद जाता है तो क्या होगा, नदी का पानी उसको अपनी साथ बहाने की कोशिश करेगा, राइट? तो यानी कि क्या होगा, ये जाना तो सीधा चाह रहा है लेकिन एक्चुअली में ये कहां जाएगा, ये कहीं तिरछा चला जाएगा। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई और फ्लो भी है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट इसको जाना यहाँ था लेकिन उस फ्लो के कारण वो कहीं इधर चला गया। उसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी लेकिन ये वाली वेलोसिटी पे मिल गई, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन के अंदर आपको देखने को मिली, राइट? अब इसको थोड़ा सा कनेक्ट करो वहां से। क्या हर चीज स्टेशनरी है क्या यूनिवर्स में? हर चीज छोड़ो, क्या तुम्हारी अर्थ स्टेशनरी है क्या? नहीं है ना। अर्थ क्या कर रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है ना, खुद के अक्ष पे भी घूम रही है, और क्या कर रही है, सन के अराउंड भी चक्कर लगा रही है। तो ये घूम रही है, तो यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हमने क्या बोला कि ये जो पूरी अर्थ है ये किस में है, ये ईथर के अंदर है, ये ईथर के अंदर बसी हुई है। तो अगर ये घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, तो ये क्या होगा, इस मीडियम को डिस्टर्ब करेगी, राइट? तो अगर मान लो कि ये तुम्हारे पास में ऐसे है कि यहाँ पे कुछ मैंने एक लाइट बीम डाल दी, ठीक है, लाइट बीम आ रही है, ठीक है। अगर वो मान लो रोटेशन के अलोंग है, क्या है, रोटेशन के अलोंग है, तो वहां पे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर वो रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक यही नदी का एग्जांपल ले लो, नदी इस तरीके से बह रही है, अगर तुम इसी की डायरेक्शन में फ्लो करोगे तो तुम्हारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वहीं पे अगर तुम इसके अपोजिट जाओगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही होना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर मान लो ये इस रोटेशन की डायरेक्शन में जाए तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, लाइट की, बढ़ जानी चाहिए। और अगर ये इस रोटेशन के अपोजिट जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी। लेकिन बोला तो क्या गया है कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो भैया रोटेशन है, रोटेशन है, अगर उसकी डायरेक्शन में रोटेशन है तो स्पीड बढ़ेगी, अगर डायरेक्शन में रोटेशन नहीं है तो स्पीड घटेगी। तो ये कांस्टेंट कैसे, कौन सही बोल रहा है, मैक्सवेल सही बोल रहा है या फिर ये जो हमारी चीज है, अगर ईथर मीडियम है और उसके अंदर हम प्रोपेगेशन वाली बात कर रहे हैं, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट सही है तो कौन सही बोल रहा है? क्या वेलोसिटी बदल जाएगी या फिर वेलोसिटी नहीं बदलेगी, क्या होगा? तो लोग बहुत ऐसे असमंजस में थे इस बात को लेकर। तब हमारे पास में दो साइंटिस्ट आए, माइकलसन एंड मोरले। कौन आए? माइकलसन एंड मोरले। इन्होंने ये जिम्मा लिया, इन्होंने बोला कि भाई हम पता करेंगे कि कौन सही कह रहा है और हम आपको रिजल्ट निकाल के देंगे कि भैया कांस्टेंट स्पीड है या फिर मीडियम के कारण वो स्पीड चेंज हो रही है। क्योंकि अगर कांस्टेंट वाली बात थी
तो वहां पे मीडियम की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो वैक्यूम वाली बात सही थी तो वहां पे मीडियम की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर लोगों की जो मेंटेलिटी थी अगर वो सही थी तो ये स्पीड चेंज हो जानी चाहिए थी। तब वहां पे हमारे पास में आया माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये एक इतना प्यारा एक्सपेरिमेंट था ना, मतलब इस मेरे मुताबिक तो इसने लोगों का जो बिलीफ सिस्टम था ना उसको हिला दिया था। इसने लोगों को एकदम से नए सोचने, मैक्सवेल ने भी इतना सोचने में मजबूर नहीं किया था जितना इस एक्सपेरिमेंट ने सोचने में मजबूर कर दिया था। क्योंकि यार सोचो 1600 से लेके वेव थ्योरी के बेस पर ईथर के कॉन्सेप्ट को लेकर अराउंड 1815 तक तुमने सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिए हैं उस ईथर को मानकर, और फिर उसके बाद में अचानक से तुम्हारे पास में अराउंड कौन से ईयर के अंदर, तुम्हारे 1881 आई गेस, 1881 ईयर के अंदर तुम्हारे पास में कोई आके एक्सपेरिमेंट करता है और तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को हिला देता है। तो 1881 के अंदर माइकलसन मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बोला यही सेम कॉन्सेप्ट लेके कि भैया अगर इन केस तुम्हारा एक बीम उन्होंने क्या भेजी, अलोंग द डायरेक्शन भेजी लाइट बीम, और एक उन्होंने क्या किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेजी। तो अलोंग वाला केस तो रिवर का ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर केस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अर्थ तो तुम्हारी ऐसे रोटेट कर रही है ना। तो अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो उन्होंने एक बार क्या किया, उसकी रोटेशन की डायरेक्शन में भेज दिया और एक बार परपेंडिकुलर भेज दिया। अब जैसे कि तुम्हारे पास में क्या होता है कि जैसे तुमने कभी मछली को ऐसे पानी में तैरते हुए देखा हो या फिर कोई वीडियो वगैरह देखी हो, तो जैसे कि मान लो ये तुम्हारी एक मछली है, ऐसी होती है ना मछली, ठीक है। तो जब वो पानी के अंदर ऐसे तैर रही होती है तो वो उसके ऊपर ऐसा पानी ऐसे 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 दिखता है, ऐसा बहता हुआ। तो यानी कि उसको क्या होता है, एक टाइप की हवा टाइप कह सकते हो तुम, कि उसको कुछ महसूस होता है, उसकी सरफेस से कुछ टच होके बह रहा है। तो उसी तरीके से अगर ये अर्थ हमारी क्या है इस ईथर मीडियम के अंदर है, तो अगर ये घूम रही है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ईथर विंड होगी। क्या होगी, ईथर विंड होगी। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्टिक्स आ जाएगी, तो यहाँ से ऐसे घबरा मत जाना कि अरे यार ये क्या आ गया, सुन लो बस, तुम तो कहानी एंजॉय करो और कुछ मत करो, आज कहानी एंजॉय करो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लाइट बीम ली और उसके आगे एक बीम स्प्लिटर लगा दिया। क्या करा, बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर बेसिकली क्या करता है, लाइट बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। स्प्लिटर नाम से समझ रहे होगे कि वो स्प्लिट कर रहा है। तो बीम स्प्लिटर ने क्या किया कि जैसे यहाँ पे एक लाइट बीम आई, ये 45 डिग्री के एंगल पर थी। अब इस बीम स्प्लिटर ने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि आधा पार्ट तो उससे रिफ्लेक्ट हो गया और आधा उससे क्या हो गया, पास हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। अब उन्होंने यहाँ पे आगे दो मिरर भी लगा दिए। यहाँ पे इधर की साइड में एक मिरर लगाया और यहाँ पे दूसरी साइड में दूसरा मिरर लगा दिया। तो ये बीम स्प्लिट हुई यहाँ पे, तो एक तो टकरा के इस M1 मिरर के पास गई और एक टकरा के क्या गई, M2 के पास गई। अब सोच क्या थी, अगर ईथर मीडियम है तो जैसे रिवर वाले केस के अंदर होता है कि हमारे पास में दोनों चीजें अलग अलग देखने को मिलती है, वहां पे हमारे पास में वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाता है, पाथ भी थोड़ा अलग तरीके से फॉलो होता है। तो यहाँ पे भी हमारे को क्या होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए। यहाँ से अगर लाइट ऐसे जाके ऐसे आ रही है और एक लाइट ऐसे जाके ऐसे आ रही है, तो उनके अंदर कुछ टाइम का डिफरेंस आना चाहिए। और जब ये लाइट एक दूसरे से ऐसे आ रही होगी तो लाइट क्योंकि वेव है, तो वेव के अंदर अभी तक हो चुका था, ये क्लियर हो चुका था कि उनके अंदर सुपरपोजिशन होता है और उनमें इंटरफेरेंस का फिनोमेना देखा जाता है। इंटरफेरेंस भी क्या होता है ये भी तुम्हारे को नहीं पता है, ये तुम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हो।
इंटरफेरेंस का मतलब थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जैसे ये तुम्हारे पास में एक वेव है और ये तुम्हारे पास में कोई दूसरी वेव है, तो एक वेव के पास में क्या होता है, ये दो पॉइंट्स होते हैं, एक मैक्सिमा वाला होता है और एक मिनिमा वाला होता है। अब क्योंकि दो वेव्स आ रही हैं और वो दोनों क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो दो कंडीशंस बन सकती हैं। क्या हो सकता है, एक तो ये वेव ऐसे हो तो एक का टॉप पॉइंट दूसरे के बॉटम से मिल जाए, तो इसका मिनिमा इसके मैक्सिमा से मिल जाए, इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा से मिल जाए, तो यानी कि ये जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वहीं पे एक केस हो सकता है कि टॉप टॉप से मिल जाए और बॉटम बॉटम से मिल जाए, तो अगर टॉप टॉप से मिल रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे भी क्योंकि वेव्स आ रही हैं, एक इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, तो आखिर में जाके यहाँ पे भी क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा, आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि वहां मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है, उस मीडियम के कारण इनकी वेलोसिटी इन्फ्लुएंस होगी, तो वहां पे कुछ ना कुछ फ्रिंज शिफ्ट भी आना चाहिए। ऐसा इनका आइडिया था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। एक्सपेरिमेंट के बाद में कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं आया, कोई टाइम डिफरेंस नहीं आया। यार एक चीज बताओ ना, एक तुम क्या कर रहे हो, एक वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तुमने लाइट बीम भी इधर ही डाली है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये यहां से यहां गई, इस डायरेक्शन में इसकी v+c हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा अर्थ इधर की साइड रोटेट कर रहा है, फिर उसके बाद में ये इधर लौट के आएगी तो v-c हो जाएगी, इसको कुछ टाइम लगेगा t1। अब एक बीम है वो ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी, अब क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो ये कुछ ऐसे जाके ऐसे आएगी, तो यहाँ पे इसका पाथ और इसका पाथ दोनों सेम थोड़ी है यार, और अगर दोनों सेम नहीं है तो दोनों को टाइम कैसे सेम लग गया। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो यही बोल रहा था ना, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स तो यही बोल रहे थे कि वहां पे कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं आया, कोई भी वहां पे फ्रिंज नहीं आई है, कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं निकला है। हालांकि ये यहाँ पे जो टेलीस्कोप था वो काफी सेंसिटिव था, अगर बहुत स्मॉल लेवल पे भी फ्रिंज शिफ्ट आता ना तो वो भी ये डिटेक्ट करता, लेकिन कोई फ्रिंज शिफ्ट आया ही नहीं। तो दैट मीन्स अगर कोई फ्रिंज शिफ्ट आया ही नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी वाला पार्ट था जो कि लाइट की स्पीड को बढ़ा या घटाने का दम रख रहा था, वो है ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे ये नदी है लेकिन वो सूखी है, वो कैसी है, सूखी है, तो तुम यहां से चल के चले जाओ, तुम्हारी स्पीड को कोई इन्फ्लुएंस करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में कोई एक्स्ट्रा पाथ नहीं आएगा, तुम्हारी वेलोसिटी किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। और यही चीज तो यहाँ पे भी हो रही थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कोई टाइम डिफरेंस नहीं आया, यानी कि आपकी वेलोसिटी इन्फ्लुएंस हुई नहीं है। जितनी वेलोसिटी वो इधर गया उतनी ही वेलोसिटी से ये इधर भी गया, और दोनों तरफ उन्होंने क्या किया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके उन्होंने क्या किया, सेम टाइम लगा दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ईथर होता ही नहीं है। और तुम यकीन मानो तब भी लोग मानने को तैयार नहीं थे कि भैया ईथर नहीं है, इतनी चीजें होने के बाद में भी। इसके बाद में भी ईथर के कॉन्सेप्ट को बचाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने ऐसे बोल दिया कि जैसे मान लो ये इधर की साइड में लाइट बीम आई, वो क्या हुआ, दो पार्ट में स्प्लिट हुई, एक इधर गई और एक इधर हुई गई। अब पता है उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस निल हो रहा था ना, यहाँ पे कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं आ रही थी। इसका उन्होंने रीजन दिया कि शायद हो सकता है कि जब मीडियम में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, ये ईथर के अंदर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो शायद हो सकता है उसकी लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए, लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे लगने वाला टाइम और इधर लगने वाला टाइम क्या हो गया है, सेम हो गया है। अभी ये बात तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही होगी कि मैम यार यहाँ से तो यहाँ पे सेम ही गया है, यहाँ पे भी तो डी ही डिस्टेंस है, इधर से इधर भी तो सेम ही डिस्टेंस है ना। ऐसा नहीं है, ये पूरा एपरेटस कैसा है, मूविंग है।
ये मूव कर रहा है तुम्हारा। चलो तुम्हारे को थोड़ा सा बता ही देती हूँ ढंग से कि ये कैसे था, ये क्या एक्सपेरिमेंट था तुम्हारे को समझो तुम। ये देखो, ये तुम्हारे पास में लाइट बीम है, इधर की साइड में ये आया बीम स्प्लिटर। क्या आया? बीम स्प्लिटर। इसने इस बीम को किया दो पार्ट में डिवाइड, ऐसे। एक इधर गया और एक इधर गया। इसको मान लो M1 और इसको मान लो ये दो मिरर्स की तरफ गया। ये ऐसे ही था क्या? नहीं, ये पूरा एपरेटस क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है ना, मोशन में है ना, तो ये एपरेटस भी क्या था? मूवेबल था। तो जैसे कि तो एक्चुअल कंडीशन क्या थी? एक्चुअल कंडीशन ऐसी थी कि ये बीम स्प्लिटर यहां ना होके थोड़ी देर बाद कुछ यहां पे देखने को मिलता तुम्हें। इसकी पोजीशन क्या होती? आगे शिफ्ट हो जाती, क्योंकि तुम्हारी अर्थ मान लो ये इधर की साइड में वेलोसिटी है तुम्हारी, तो ये क्या था? एपरेटस आगे मूव कर गया। तो अब यहाँ पे तुम्हारी ये जो बीम थी ये स्प्लिट हुई थी, ये भी क्या होगी? ये स्प्लिट हुई। अब ये जो निकलेगी ये भी तो आगे जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इधर है। जैसे ये रिवर वाला कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे क्या था? गई तो ये सीधे थी, लेकिन क्योंकि इधर का इन्फ्लुएंस था तो अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? तिरछा। तो ये लाइट बीम भी कैसे जाएगी? इधर की साइड जाएगी, और फिर उसके बाद में टकराएगी, और टकरा के वापस अगेन जब ये सीधा आने की कोशिश करेगी तो ये सीधी नहीं आएगी, ये कैसे आएगी? ऐसे बेंड होके आएगी। यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे था, कूदा सीधे था, लेकिन इधर की साइड में रिवर की वेलोसिटी थी, तो वो कुछ इस तरीके से उसका रिजल्टेंट निकल के आया। तो ये लाइट बीम कहाँ आएगी? इधर आएगी। लेकिन अगर इधर वाली डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जो मेरा इस वाली डायरेक्शन में लगा हुआ था, जो इस वाली डायरेक्शन में लगा हुआ था, उसके साथ में तो ऐसा कोई केस नहीं था ना। उसमें तो ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा, उसमें तो हमारी लाइट बीम सीधी जाएगी, और क्या आ जाएगी? लौट के टकरा के वापस आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा उसकी वेलोसिटी की, अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सी स्पीड से जा रही है, तो अब क्या हो जाएगी? सी प्लस भी हो जाएगी, और जब लौटेगी तो उसको अपोज करती हुई आएगी तो सी माइनस भी हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस में यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। डिस्टेंस कहाँ पे बढ़ेगी? इस वाली डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगी। यहाँ पे उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो यानी कि इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस आना चाहिए था। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि शायद हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट ऐसे मीडियम के अंदर प्रोपोगेट करता है तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो साइड वाली आर्म थी ना, ये इनको ऐसे, जैसे एक इधर है एक इधर है, तो इसको इन्होंने दो आर्म बोल दिया था, कि हाथ, आर्म्स बोल दिया था। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लो ये ऐसे इसमें प्रोपोगेट कर रही है, लाइट में ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, तो हो सकता है कि इधर वाली क्या हो गई हो, थोड़ी लेंथ कम हो गई हो, और अगर लेंथ कम हो गई तो उस चक्कर में यहाँ पे क्या हो गया है? टाइम का डिफरेंस आया ही नहीं, दोनों के लिए टाइम क्या हो गया? सेम हो गया। हालांकि देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत स्टार्टिंग तुम कह सकते हो कि यहां से थोड़ा थोड़ा सा एसटीआर का कॉन्सेप्ट आ गया था। ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली बात थी ये सही थी, लेकिन उसका जो कारण इन्होंने बोला कि वो मीडियम के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये थोड़ा सा गलत था। और यहाँ पे हमारे पास में ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, और इसी के बेस पे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे ही लॉरेंज ने एक पूरा पेपर पब्लिश कर दिया था। उन्होंने अराउंड कौन सा ईयर हो गया, 1904 शायद, हाँ 1905 में एसटीआर आ गई था, 1904 के अंदर उन्होंने पूरा पेपर पब्लिश कर दिया था इसके ऊपर, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, कि ये लेंथ कैसे सिकुड़ जाती है, पूरा पेपर आ गया था। लेकिन बस दिक्कत क्या थी कि उन्होंने मीडियम को रिस्पॉन्सिबल माना था इसके लिए। अब 1905 के अंदर एंट्री हुई आइंस्टाइन की, और उन्होंने जो चीज बोली, उन्होंने लोगों का दिमाग हिला दिया।
क्योंकि वो ऐसी चीज बोल गए थे जो उस टाइम के लोग तो कभी मान क्या यार, वो सोच भी नहीं सकते थे उस बारे में कि ऐसी कोई चीज हो सकती है। अभी तक क्या हुआ था, तुमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तुम्हारे को क्या बोला था कि जो स्पेस होता है और टाइम होता है दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो यानी कि अगर इन्फ्लुएंस नहीं होता तो एक तरीके से तुम ये बोल सकते हो कि एग्जाम्पल वाइज में तुम्हारे को बोल रही हूँ कि ये जो स्पेस है हमारा, ये स्पेस है, ये स्पेस एक स्टेज की तरह मान सकते हो, एक डांस फ्लोर की तरह तुम मान सकते हो कि जो एक रिजिड डांस फ्लोर है। और टाइम को तुम एक बीट की तरह मान सकते हो, टाइम को तुम एक बीट की तरह मान सकते हो। तो इन्होंने ये बोला कि ये टाइम और ये जो स्पेस है ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये चेंज नहीं होते, ये खुद को चेंज नहीं करेंगे। इनके अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो नाचने वाला होगा वो अपने अलग अलग स्टेप दिखाएगा। दैट मीन्स अगर वो वाली थ्योरी सही थी तो यानी कि टाइम खुद को चेंज नहीं करेगा, स्पेस खुद को चेंज नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें क्या करेगी। इसी स्पेस के रिस्पेक्ट में तो हम क्या बताते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। किसी की वेलोसिटी इस स्पेस के रिस्पेक्ट में कुछ और आ रही होगी, किसी दूसरी की वेलोसिटी अलग आ रही होगी। यही चीज तो हम पढ़ते आ रहे थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। लेकिन आइंस्टाइन ने ये बोला कि ये स्पेस और टाइम फिक्स नहीं, ये दोनों फिक्स नहीं है। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनके लिए टाइम धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। और वहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए स्पेस भी खुद को बदल लेता है। तो यानी कि जिस डांस फ्लोर को तुम एकदम रिजिड मान रहे थे वो एक्चुअली में रिजिड नहीं है, वो एक लचीला सा है, वो डांस फ्लोर लचीला है। उसके ऊपर ये टाइम की बीट भी क्या है, चेंज होती है। और नाचने वाला कौन था, सारी कहानी किस पे चल रही थी, स्पीड ऑफ लाइट पे चल रही थी। स्पीड की, ये लाइट की जो स्पीड है ये चेंज होगी। ये क्यों बोला गया था, क्योंकि स्पेस और टाइम एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये फिक्स है, ये एब्सोल्यूट है। लेकिन आइंस्टाइन ने ये बोल दिया कि स्पेस भी बदलेगा, टाइम भी बदलेगा। और वो क्यों बदलेंगे, वो इस नाचने वाले को यानी कि इस लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाने की कोशिश में खुद को एडजस्ट करेंगे। एक बहुत ही जनरल सा एग्जांपल, हो सकता है बहुत गंदा एग्जांपल हो ये। एक अगर मान लो तुम एक बहुत पावरफुल आदमी नहीं हो, ठीक है, तो जैसे तुम अगर डांस फ्लोर पे नाच रहे हो, डीजे वाला अपना ही गाना बजाएगा, होगा, डांस फ्लोर वैसा का वैसा ही रहेगा और डीजे वाला अपने ही हिसाब से गाने चलाएगा। लेकिन अगर मान लो तुम हो एक पावरफुल नेता, या फिर मान लो तुम, नेता तो छोड़ो, नॉर्मल अपने घरों की शादी वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, शादी वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, कि तुम कोई एक ऐसे ही रैंडम बाराती हो, तुम्हारे कहने पे डीजे चेंज नहीं होगा, कौन हो तुम। लेकिन अगर वहीं पे तुम दुल्हन हो, तुम दूल्हे हो, तो तुम्हारे लिए गाना बदलेगा। तुम ये बोल दोगे ना कि भैया ये डांस फ्लोर सही नहीं लग रहा मेरे को, तुम्हारे लिए वो भी बदल जाएगा, क्योंकि तुम तो मेन कैरेक्टर हो ना। तो मेन कैरेक्टर यहाँ पे भी कौन था, यहाँ पे भी तो हमारी लाइट ही थी मेन कैरेक्टर, उसी के ऊपर तो सारी रामायण हो रही थी, उसी के ऊपर तो सारी चीजें चल रही थी कि भैया यार स्पीड, इस लाइट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैक्सवेल ने आके बोल दिया स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन ईथर वहां पे कीड़े कर रहा था, ईथर के अकॉर्डिंग तो भैया ये स्पीड चेंज होनी चाहिए थी। तो सब तो उस मीडियम के पीछे पागल हो रहे थे, सब उसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी ये चीज नहीं सोची कि यार हो सकता है कि इसको हमेशा कांस्टेंट बनाए रखने के लिए कोई और मेहनत कर रहा है, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई और है जो उसकी स्पीड को कांस्टेंट बनाए रख रहा है। और वो कांस्टेंट बनाने का काम कौन कर रहा है, वो है ये स्पेस और टाइम। ये दोनों आपस में मिलकर इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि हमेशा वैक्यूम में स्पीड की, ये लाइट की स्पीड हमेशा सी ही निकल के आ रही है, चाहे तुम कैसे भी कर लो।
चाहे तुम अर्थ के रोटेशन के अलोंग कर लो, चाहे तुम उसके परपेंडिकुलर भेज लो, कैसे भी कर लो। और यहां से ही तुम्हारे पास में कॉन्सेप्ट आया था स्पेस टाइम कर्व का। तुम इंस्टा चलाते हो, रील्स देखते हो, तुमने कई बार देखी होगी, वो एक फोटो आती है कि ये एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस टाइप का ऐसा कुछ कर्व टाइप का तुमने देखा होगा, ये ऐसा ऐसा कुछ कर्व आता है। क्या है ये वही स्पेस टाइम कर्व है कि ये अपने को बदल रहा है। और ये खुद को क्यों बदल रहा है? ताकि ये लाइट की स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करके रखे। तो सारी मेहनत ये स्पेस कर रहा है। और ये कॉन्सेप्ट आते ही ईथर का तो कॉन्सेप्ट ही मर गया, क्योंकि अब तो ईथर की जरूरत ही नहीं है ना। ईथर की तो अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सवेल बोल चुका है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वैक्यूम में उसकी वो स्पीड दे चुका है। और साथ में अब आइंस्टाइन ने भी कंफर्म कर दिया कि भैया जरूरत ही नहीं तुम्हारे को मीडियम की। और तुम ये चीज बोल रहे थे ना कि ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ईथर के कारण हो रहा है ना, ये ईथर के कारण नहीं हो रहा है, ये स्पेस टाइम के कारण हो रहा है। सारा झोल ये स्पेस और टाइम मिलके कर रहे हैं। तो जिस चीज को तुम एब्सोल्यूट मानते आ रहे हो ना कि जो चीज फिक्स है, वो एक्चुअल में फिक्स है ही नहीं, वो खुद को बदल रही है। और अगर स्पेस फिक्स नहीं है तो तुम्हारे जितने भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थे वो सारे बिगड़ गए, क्योंकि वहां पे तुम यही मान के चल रहे थे कि स्पेस फिक्स है। अगर दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की तुम बात कर रहे थे तो वहां पे तुमने क्या बोला था कि दोनों के लिए तुमने टाइम फिक्स माना था, सेम माना था। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो टाइम भी बदलेगा, स्पेस भी बदलेगा। तो यानी कि अब दोनों एब्सोल्यूट नहीं रहे हैं। तो अब दोनों एब्सोल्यूट नहीं रहे तो दोनों अब एक साथ कुछ मिलके दिखाएंगे। और यहां से हमारे पास में निकली थी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या निकली थी? लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और यही नहीं, आइंस्टीन ने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे एसटीआर के, कि भैया अगर मान लो ये लाइट स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात कर रहे हो, अगर इससे अगर आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, तो भैया टाइम भी बदलेगा, ठीक है, स्पेस भी बदलेगा, मास भी बदलेगा। और इसके अलावा एक रिवोल्यूशनरी इक्वेशन और दी थी, E इज इक्वल टू mc², यानी कि मास और एनर्जी का रिलेशन भी दे दिया था इन्होंने, कि आपकी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी और मास तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या है? पूरा यूनिवर्स इनिशियली क्या था? एक आंख का गोला ही तो था, एक एनर्जी ही तो थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? अलग अलग प्लैनेट्स बने, सब कुछ हुआ, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वो मास में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यानी कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। उसी तरीके से मास भी तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तुम किसी को जला देते हो तो तुम्हारा मास क्या होता है? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट। अपने हिंदुओं के अंदर होता है ना कि किसी कोई शांत होता है तो हम उनको जलाते हैं, तो वो उनका मास क्या था? वो एनर्जी में कन्वर्ट। तो सोचो यहाँ पे कितनी चीजें बीच बीच में हो गई थी, कितनी ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि लोग मान रहे थे, लोग बस मान ही रहे थे। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ? एक्चुअली के अंदर सारी चीजें तो कहानी तो ये स्पेस और टाइम खेल रहे थे। लोग तो फालतू लाइट को ब्लेम कर रहे थे, सारा ड्रामा तो ये दोनों मचा रहे थे। अब तुम्हारे को ये चीज समझ नहीं आ रही होगी ना कि यार ये क्या ये स्पेस और टाइम कैसे है। चलो मैं तुम्हारे को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद तुम्हारे को समझ आ जाए। जैसे कि मान लो एक ट्रेन है, जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड ऑल, इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये ट्रेन है तुम्हारे पास, ठीक है, और इस ट्रेन के अंदर एकदम सेंटर के अंदर क्या है? एक लैंप लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, लट्टू लगा हुआ है, ठीक है। और वो ऐसा है कि वो दोनों डायरेक्शन के अंदर ऐसे, जैसे सिग्नल वाली होती है ना, अपनी सिग्नल की बत्ती होती है, ठीक है, तो वो तो एक साइड दिखती है, लेकिन ये क्या है? दोनों साइड दिख रही है। तो क्योंकि अब लाइट वेव है तो वो कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट करेगी, इधर वाली लाइट इधर जाके इस दीवार से टकराएगी और इधर वाली लाइट
ट्रेन की बात चल रही है और यहाँ से ट्रेन ही गुजर रही है। हाँ, तो इधर वाली लाइट क्या होगी, इस वाली दीवार से जाके टकराएगी, क्योंकि एकदम हमने सेंटर में रखा है ना। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, मतलब ट्रेन के अंदर है, तो उसके लिए तो चीजें क्या है, उसके लिए तो ये यहाँ से जो लाइट पास होगी दोनों तरफ क्या होगा, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और दोनों ही सॉरी, और दोनों ही साइड क्या होगा, एक ही टाइम पे जाके कोलाइड कर देगी। सही बात। लेकिन अगर इसी चीज को तुम एक बाहरी नजरिए से देखो कि यहाँ पे ये एक और है, ये है, अब ये तुम्हारी ट्रेन क्या कर रही है, मूव करना चालू हो गई। तो जब लाइट चालू हुई, क्या हुआ, जब ये लाइट चालू हुई तब तो ये दोनों तरफ डिस्टेंसेस क्या थी, बराबर थी। लेकिन अब तो ट्रेन चलने लग गई है ना, तो अब ट्रेन कहीं यहां आ गई होगी, राइट। तुम्हारा ये वाला सिरा कहाँ आ गया होगा, यहां आ चुका होगा, और लाइट तो उस सिग्नल से निकल चुकी है। क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। लेकिन अब क्योंकि ट्रेन आगे आ चुकी है, तो इधर से जो लाइट वेव आ रही है उसको अब कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, वो पीछे वाली दीवार से क्या होगा, जल्दी आके टकरा जाएगी। और वहीं पे ये वाली, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ट्रेन आगे भाग गई है। तो अब क्या होगा, अब दोनों के दोनों सेम टाइम पे नहीं टकराएंगे। सुनने में अजीब लग रहा है ना, यार ये क्या क्या बोल रहे हो ये, मतलब सोच के देखो, यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे लाइट था, ठीक है, ये एक दीवार, ये एक दीवार, यहां से लाइट जली, इधर भी सेम प्रोपेगेट करी, इधर भी सेम प्रोपेगेट करी, दोनों दीवारों पे एक ही टाइम पे टकरा गई। लेकिन अब क्या हुआ है, ट्रेन चलने लग गई है, ऐसे ट्रेन चलना शुरू हुई है। लाइट तो निकल चुकी है ना, लाइट तो उस बल्ब से निकल चुकी है। क्यों निकल चुकी है, क्योंकि उसे टकराना है दीवार से। लेकिन अब अगर ट्रेन आगे मूव कर रही है तो यानी कि पीछे वाली दीवार उस लाइट की तरफ आ रही है, यानी कि वो जो टकराने के लिए जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी वो अब क्या हो गई है, कम हो गई है। और वहीं पे जो आगे वाला हिस्सा है ट्रेन का वो आगे मूव कर रखा है, लाइट की वेव टकराने के लिए निकल चुकी है, लेकिन अब वो आगे वाली दीवार आगे बढ़ती जा रही है, तो यानी कि उसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो यानी कि अब दोनों चीजें एक ही टाइम पे नहीं टकराएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एक तरीके से तुम कह सकते हो कि तुम्हारा जो एक क्या वर्ड है उसके लिए कहें हम, एक सिमेट्री जिसे तुम कह सकते हो, वो एक सिमेट्री तुम्हारी टूट गई है अब इस बाहर वाले के अगर नजरिए से देखा जाए तो अब दोनों में से किसका नजरिया सेम है, अंदर वाले का या बाहर वाले का? क्योंकि अंदर वाले के अकॉर्डिंग तो सब चीजें रुकी हुई है, पीछे वाली दीवार भी, आगे वाली दीवार भी। लेकिन अगर बाहर वाला देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो ट्रेन आगे मूव कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो लाइट बीम आगे की तरफ ट्रेवल करने वाली थी उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। कौन सही देख रहा है? दोनों ही अपनी अपनी जगह सही देख। और तब यहाँ पे बताया कि जो भैया अंदर वाला बंदा होगा ना, के लिए टाइम धीमा हो जाएगा, के लिए क्या हो जाएगा, टाइम धीमा हो जाएगा। और अगर टाइम धीमा हो गया है और साथ में क्या होगा, लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये ट्रेन छोटी हो जाएगी, और उस चक्कर में ये सिमेट्री बची रहेगी। अब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, टाइम डायल्यूशन कैसे होता है, ये मैं तुम्हारे को मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगी। ये प्रॉपर तरीके से मैं तुम्हारे को बताऊंगी कि भैया ये आता है अंतर, मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगी। ये तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ तुम्हारे को, यहाँ पे मैं तुम्हारे को प्रूफ भी करके दिखाऊंगी। लेकिन क्योंकि आज मैंने तुम्हारे को बोला है कि आज सिर्फ कहानी सुनेंगे हम, आज हम ऐसा कुछ डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे को उस मैथमेटिक्स की तरफ नहीं लेके जाऊंगी। आज मैं सिर्फ तुम्हारे को चीजों को सोचने के लिए मजबूर कर रही हूँ कि क्या चीजें थी और किस तरीके से एसटीआर तक लोग पहुंचे। मतलब एक रिजिड मेंटेलिटी से, जहां पे लोग स्पेस और टाइम को इंडिपेंडेंट मानते थे, जहां पे लोग मानते थे कि ये दोनों कभी चेंज नहीं होंगे, और वहां से एसटीआर तक, यानी कि देखो कब की बात थी गैलीलियन वाला, 1600 से लेके 1700 के अंदर हम न्यूटन वाली बात कर रहे थे, और फिर वहां से 1905 में, देख रहे हो कितना ज्यादा लंबा गैप है।
और किस किस तरीके से अलग अलग खोज हुई, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, और उसके बाद में जाके हमारे पास में एसटीआर थ्योरी आई, जिसने एकदम ही चीजें चेंज कर दी, स्पेस और टाइम को एक दूसरे पे डिपेंड करा दिया, और बहुत से ऐसे फिजिकल फिनोमेना हमारे एक्सप्लेन कर दिया इसके बेस पे, जो आज एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। उस टाइम तक तो लोग ये भी नहीं सोच पाते थे कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे वी वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई नॉर्मल वेलोसिटी, ना 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 ना, स्पीड ऑफ लाइट, सारा कहानी कहाँ से थी, लाइट से ही तो थी, सारी कहानी कहाँ से आ रही थी, लाइट के ऊपर आ रही थी, तो स्पीड ऑफ लाइट की ही बात होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा ना, तो उसके लिए भी सेम ही चीजें आएंगी। तो यहाँ पे ये v कोई नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि एसटीआर का मेन जो आधार जिसे तुम कह सकते हो कि कोई एक ऐसी चीज जिसने एसटीआर को जन्म देने में मदद करी है, तो वो लाइट ही है, और वो उस लाइट की वेलोसिटी को ही कांस्टेंट प्रूफ करने के चक्कर में सारी चीजें हो गई थी। तब वहां से पता चला कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, तो उसके लिए ये स्पेस टाइम खुद को बदलेगा। समझ रहे हो? पल्ले पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा तो कोई बात नहीं, तुम मैथमेटिक्स से खुश रहना, मैं अगले लेक्चर में तुम्हारे को पूरी मैथमेटिक्स, मैं तुम्हारे को वो क्वेश्चन बता दूंगी जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आते हैं, मैं वो बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे को ये समझ में आ रहा है तो तुम्हारा सोचने का नजरिया थोड़ा बदलेगा मैकेनिक्स को लेकर, ऐसा मैं मानती हूँ। और मेरे हिसाब से तो यार लाइट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। लाइट ने जितनी खोज करवाई है ना, मेरे को नहीं लगता उसके जगह कोई और होगा जिसने कि लोगों को सोचने में मजबूर किया होगा। मतलब लाइट के चक्कर में ही सारे कांड हुए हैं। तुम जो क्वांटम मैकेनिक्स वाली बात करते हो ना, एक क्वांटम मैकेनिक्स भी आती है जो तुम आगे जाके पढ़ते हो, हायर में थोड़ा पढ़ते हो। अभी तक तो क्वांटम मैकेनिक्स का तुम्हें ज्यादा कुछ आइडिया भी नहीं होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। क्लासिकल के बाद में आई थी क्वांटम मैकेनिक्स, वो भी इसी लाइट के चक्कर में आई थी, सारी रामायण उसी से हुई थी। लाइट यार बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, लाइट एक से एक नई खोज करा सकता है। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे दूं तुम्हारे को कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि थोड़ा सा चीजों को तुम लिंकअप कर सको कि भैया क्या हो गया था, कैसे हो गया था। हाँ, तो कहानी कहां से शुरू हुई थी? न्यूटन और गैलीलियन से, जहां पे वो क्या मानते थे, स्पेस और टाइम को इंडिपेंडेंट मानते थे, और वो मानते थे कि हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, हम किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में इजीली ट्रांसफॉर्मेशन करके वेलोसिटी वगैरह की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वहां पे कहानी चल रही थी। लेकिन उसी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट आया, लाइट। लाइट के बारे में भी लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी हुई, तो भैया वहां पे हमारे पास हमने के लिए वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के दम पे बहुत सारे फिनोमेनाज एक्सप्लेन हो गए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सब एक्सप्लेन हो गया, सब बढ़िया हो गया वेव 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 के नाम से कि भैया लाइट वेव है। अब क्योंकि लाइट को वेव माना गया था, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि उसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम भी चाहिए होगा, क्योंकि तब तक तो यही था ना, तब तक हम ये मान के ही नहीं चल सकते थे भैया कि भैया वेव बिना मीडियम के मूव कर सकती है। तो उसके लिए एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दे दिया गया ईथर का, कि हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर एक मीडियम भरा हुआ है, जिसको हम ईथर बोलते हैं। और अगर ईथर है तो वहां पे ईथर विंड भी होगी। जैसे कि अगर पानी के अंदर कोई एक मछली बह रही है, तो उसको उसकी सरफेस पे क्या होगा, एक हवा टाइप से लगेगी उसके फ्लो के कारण, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर अगेंस्ट में घूम रहे हो ना तुम, तुम्हारा अर्थ भी क्या है, तुम्हारी उस मीडियम के अंदर घूम रही है। तो अगर अंदर घूम रही है तो दैट मीन्स वहां पे एक ईथर विंड भी होगी, राइट? यहां तक भी सब बढ़िया था। लेकिन फिर उसके बाद में आए हमारे मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल साहब ने बोल दिया कि वैक्यूम के अंदर ये जो आप जो लाइट बोल रहे हो, ये वेव है, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपगेशन से ये बन रही है। और इसकी जो वैक्यूम में स्पीड है ना, वो कांस्टेंट होती है। अब क्योंकि लोगों का नजरिया तब तक किसी के रिस्पेक्ट में चीजों को स्टडी करने का था, तो उन्होंने बोला कि ये शायद कांस्टेंट ईथर के रिस्पेक्ट में ही होती होगी। क्या होती होगी? ईथर के रिस्पेक्ट में ही होती होगी। लेकिन अगर ईथर विंड है, तो उस ईथर विंड को तो इसकी स्पीड को इन्फ्लुएंस करना चाहिए ना। जैसे कि हमने रिवर की बात करी थी कि अगर मान लो ये तुम्हारे पास में रिवर है, तुम रिवर की डायरेक्शन में अगर
जंप करते हो, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और तुम उसी की डायरेक्शन में कूद जाते हो, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर तुम उसके अगेंस्ट जाते हो तो तुम्हारी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। या फिर कह लो कि ऐसा होना चाहिए था, राइट, उसकी वेलोसिटी का चेंज आना चाहिए था, लेकिन मैक्सवेल ने बोला नहीं भाई कांस्टेंट है ये तो अब सही कौन था, मैक्सवेल सही था या लोगों का ईथर वाला कॉन्सेप्ट सही था? तो फिर आए माइकलसन मॉर्ले। उन्होंने कहा कि भैया कुछ कुछ चीजें तो हमने लाइट के बारे में वेव थ्योरी से बोली है, हमने इंटरफेरेंस पढ़ी लिया है, तो चलो एक काम करते हैं उसी का यूज कर लेते हैं। अगर मान लो ईथर है, तो ईथर है तो हम एक काम करेंगे कि एक बार तो हम अलोंग द डायरेक्शन में लाइट बीम प्रोपेगेट कराएंगे और एक बार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसी तरीके से जैसे ये रिवर है ना, तो एक बार तो हम रिवर की डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कराएंगे और एक बार ऐसे तैराक को ऐसे भेजेंगे कोने तक जाने के लिए। तो अगर यहाँ पे ईथर है तो यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, टाइम डिफरेंस आ जाएगा। और अगर टाइम डिफरेंस आएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो हम यही मान रहे हैं कि भैया सी तो कांस्टेंट ही है ना, यानी कि वहां पे टाइम डिफरेंस आना चाहिए। और अगर टाइम डिफरेंस आ रहा है तो टाइम डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस आना चाहिए। पार्ट डिफरेंस है तो पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास में जो फ्रिंजेस बन रही है कि एक लाइट बीम इधर गई लौट के आई, एक लाइट बीम इधर गई और वापस लौट के आई, और दोनों एक ही पॉइंट पे मिलके क्या करेंगे, सुपर इम्पोज होंगे। और सुपर इम्पोज होंगे तो वहां पे ये बोल ले थोड़ा पहले, यहाँ पे ये ट्रेन की आवाज पहले आ जाए। हाँ, तो अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो वहां पे फ्रिंज के अंदर शिफ्ट आना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, कोई शिफ्टिंग नहीं आई है। तो यानी कि तुम्हारे पास में कोई डिफरेंस ही नहीं आया, कोई पार्ट डिफरेंस ही नहीं आया। जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, और दोनों के अंदर कोई टाइम डिफरेंस नहीं आया। तो अगर कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं आया है, दैट मीन्स, क्योंकि वेलोसिटी तो आपने कांस्टेंट ही बोली थी ना, तो अब कौन है जो उस टाइम डिफरेंस को लेके आ सकता था, वो था वो पाथ डिफरेंस। लेकिन इसका मतलब ये हो गया है कि तुम्हारा पाथ भी सेम है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, तो यानी कि t इज इक्वल टू डी अपॉन वी। वेलोसिटी तो तुम क्या बोल रहे थे, c थी, तो अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस भी बराबर होगी तभी तो दोनों डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे पास कोई टाइम डिफरेंस नहीं आ रहा। और अगर कोई टाइम डिफरेंस नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कोई भी ऐसा एजेंट है ही नहीं वहां पे जो उसकी वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस करे। और इस टाइम तक भी लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसे ये बात सत्य है, ईथर नहीं है। लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, अभी भी बचाने की कोशिश की गई ईथर के कॉन्सेप्ट को। लोगों ने बोला कि नहीं, साइंटिस्ट ने बोला नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट ईथर के अंदर मूव करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उस ईथर के चक्कर में। आइडिया अच्छा था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि ईथर डिटेक्ट ही नहीं करा ना अभी तक। तुम केवल एक बचाने के पर्पज से थोड़ी ना बोल दो कि तुम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी तो दो। और इसके बाद में कौन आए, इसके बाद में आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इस बारे में बहुत सी चीज बोली। उन्होंने ऐसे अचानक से आके चैलेंज नहीं किया, उन्होंने जो बातें थी ना उसी के बेस पे बोला। उन्होंने बोला देखो मैक्सवेल ने बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो मान लो ना इस बात को कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। क्या दिक्कत है तुम्हारे को कि वो कांस्टेंट है, लेकिन अब इसको कांस्टेंट करने का काम कौन कर रहा है, इसको कांस्टेंट करने का काम कर रहा है स्पेस और टाइम। ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो तुम सोच लेके चल रहे थे कि ये दोनों एब्सोल्यूट है, ये दोनों एक्चुअली में एब्सोल्यूट नहीं है, ये दोनों बदलेंगे। और इन दोनों के बदलने से ही हमारे पास में पूरी मैकेनिक्स अलग तरीके से देखने को मिली हमारे को, और जिसे हम बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। समझे? तो ये थी तुम्हारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कहानी। अरे मेरा तो गला ही थुक गया रे यार, पानी और नहीं लाई मैं आज। लेकिन चलो तुम्हारा समझ आना चाहिए, पानी वानी तो क्या है, हम पी लेंगे, ऐसे क्या है पानी रिवर वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या ये बातें थोड़ी सी हम लिख लें, क्योंकि इतनी कहानी सुनने में अच्छी लग रही है, हमेशा याद थोड़ी ना रहेगी तुम्हारे को। और मैं तुम्हारे को इतनी कहानी क्यों बता रही हूँ, मैं चाहती तो तुम्हारे को क्या लग रहा है इसमें तो कुछ क्वेश्चन आता है ना, कोई क्वेश्चन नहीं आता। तुम्हारे पास में क्वेश्चन देखने को मिलता है एसटीआर के पोस्टुलेट्स क्या थे, तुम्हारे पास में क्वेश्चन आता है कि ये टाइम डिलेशन और ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताओ, ये क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास में। ऐसा कुछ नहीं आता है ना, कोई डिस्कवरी नहीं आती।
लेकिन तुम्हारे को क्यों बताइए, मैंने आज ये पूरा लेक्चर देख लो कितनी देर से, 1 घंटे से मैं बोले जा रही हूँ, 1 घंटे से मैंने इतना टाइम लेके इतनी चीजें तुम्हारे को क्यों बताई है? क्यों इसको मैंने तुम्हारे को ऑप्टिक्स से लेके इतनी चीजें बताई है? क्यों मैंने वो रिवरमैन वाली प्रॉब्लम तुम्हारे को बताई? क्योंकि तुम्हारे को पता होना चाहिए ना, ग्रेजुएशन में हो तुम, इस टाइम पे तुम एक एक सब्जेक्ट को, एक बुक को पर्टिकुलर 6 महीने देके पढ़ रहे हो, और उसमें भी तुम चाहते हो कि भैया जो तुम्हारे एग्जाम में आए तुम केवल वो पढ़ लो, तो फिर ली क्यों दी तुमने फिजिक्स? अगर तुम्हारे को चीजों को जानना ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? जानना जरूरी है, लिंकअप होना जरूरी है, किसमें क्या कमी थी, ऐसी कौन सी कमी आ गई जो एसटीआर आने की जरूरत पड़ गई? काम बढ़िया तो चल रहा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, क्यों आया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? चीजें पता होनी चाहिए अपने को। और मैं सच बताऊं तुम्हारे को, आगे जाके अगर तुम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, कहीं पे भी ये कहानियां नहीं आएगी, कोई नहीं बोलेगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। तुम्हारे पास में डायरेक्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी, लिख के लेना, ये x इज इक्वल टू गामा गामा x माइनस बीटी, ये इस टाइप की तुम्हारे पास में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी, इसी पे काम करोगे तुम। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की डायरेक्ट इक्वेशन आएगी, तुमसे ये पूछ लेगा कि भैया एक रॉड है, उसकी लेंथ इतनी है, मूविंग फ्रेम में उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी का एडिशन करा देगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस करोगे तुम चीजें, ठीक है? क्यों? वो उस क्यों का जवाब था ये आज का पूरा ये 1 घंटे का लेक्चर। तुम्हारे को बता दो, मैंने कोई भी एक डेरिवेशन तुम्हारे को कराई, कुछ भी कराया मैंने? कुछ नहीं कराया। लेकिन हाँ, बस एक जर्नी तुम्हारे को दिखाने की कोशिश करिए कि कैसे लोगों की सोच बदली, कैसे लोगों ने फिर भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहे वो, और फिर उसके बाद में आइंस्टीन ने आखिर में जाके तुम्हारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बाकी हाँ ठीक है, अब जो काम की चीजें हैं वो अपन कल से पढ़ेंगे, मैं हमें 1 घंटे बाद बता रही हूँ, काम की चीजें बाद में पढ़ेंगे। धोखा हो गया तुम्हारे साथ आज, सही बात है, यू फीलिंग सैड विद 2 अदर्स, है ना? कोई बात नहीं, मजेदार होती हैं ये कहानियां, और मैं सच बताऊं इतना टाइम तुम्हारे को बाद में नहीं मिलेगा चीजों को, इस ऐसी कहानियों को पढ़ने का तुम्हें बाद में वक्त नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं ना कि यार बाद में कभी जान लेंगे, नहीं मिलता बाद में, सच में नहीं मिलता। मेरे को भी नहीं पता कि मैं कैसे निकाल रही हूँ वक्त, लेकिन ठीक है, नहीं मिलता। तो अभी वक्त है तो एंजॉय करो कहानी। तो चलो अब थोड़ी सी ये कहानी लिखवा दूं क्या तुम्हारे को? जान बची है क्या? अब बचा लो यार, तुम तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, पॉज कर लो, थोड़ा पानी वानी पी के आ जाओ, फिर अपन लिखने का काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलो, तो क्या होगा, एक बार लिख लेंगे ना तो तुम्हारे को थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। चलो हैंड डालो। डेवलपमेंट ऑफ एसटीआर, डेवलपमेंट ऑफ एसटीआर। एसटीआर का विकास, यानी कि वो किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई थी वो, तो पूरी एक अपन जर्नी अपन लिख लेते हैं, कर लें? चलो अपन सोच रहा है कि इतनी देर से अपन बोल रहा है तो अपन थोड़ा सा पानी पिया है। जादू, मेरे साथ अभी कितनी गंदी चोट हुई है तुम सोच नहीं सकते हो। पूरा 1 घंटे ये चीज लिखने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने माइक नहीं लगा रखा था, तो ठीक है, जादू सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, फायदा तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है केवल, तो मस्त स्क्रीनशॉट लो, चीजें समझाती हूँ तुम्हारे को वापस, जो मैं 1 घंटे बोल चुकी हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो चलो पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एसटीआर।
In 16 to 1700 it was considered that time and space are independent. 1600 से 1700 तक यह माना जाता था कि समय तथा आकाश दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते. Galilean transformation was also based on it. Galilean रूपांतरण भी इसी बात पर आधारित था. During that time, light was also a topic of interest. उस समय प्रकाश भी एक रुचि का विषय था. The entire universe is made of radiation and matter. पूरा ब्रह्मांड विकिरण तथा पदार्थों से मिलकर बना है. So initially it was considered that the visible part of this radiation is light. तो प्रारंभ में यह माना गया कि जो दृश्य भाग है इस लाइट का, इस विकिरणों का, उसी को प्रकाश कहा जाता है. In 1690s, according to Huygens wave theory, 1690 में हाइगेन की तरंग सिद्धांत के अनुसार light was considered as wave. Using it, physicists were able to explain reflection, refraction, interference. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था 1801 में और डिफ्रैक्शन हुआ था 1815 के अंदर. तो हाइगेन से जो तरंग थ्योरी दी थी, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार साइंटिस्ट ने कई सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया. रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, इंटरफेरेंस व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन विवर्तन, इन सभी को इन्होंने एक्सप्लेन किया. बिकॉज लाइट वाज कंसिडर्ड एज वेव, so till that time it was sure that it also need medium to propagate, as sound need air, water wave, sound need air, water wave need water and mechanical wave need solid. क्योंकि लाइट को एक तरंग की तरह माना गया था, so ये चीज श्योर थी कि उसको भी कोई एक माध्यम की आवश्यकता होगी, जैसे कि ध्वनि को वायु की आवश्यकता होती है, जल को पानी की जो तरंग होती है उसको पानी की आवश्यकता होती है, और मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे जो होती हैं उनको सॉलिड की जरूरत होती है. कोई भी एक सॉलिड पदार्थ उसको चाहिए होता है. ईथर वाज कंसिडर्ड एज अ इनविजिबल मीडियम इन विच लाइट प्रोपगेट एंड इट इज इन ऑल ओवर द यूनिवर्स. ईथर को एक अदृश्य माध्यम के रूप में माना गया जिसके अंदर प्रकाश चलता है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर फैला हुआ है. But in 1860s, Maxwell gave his EM wave equation and according to this the speed of light is constant and vacuum. लेकिन 1860 में मैक्सवेल ने अपनी विद्युत चुंबकीय का तरंग समीकरण दिया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल नियत रहती है और वो कितनी आती है, v is equal to 1/μ0 epsilon naught, और ये निकलता है. But according to ether wind concept, this value must change because Earth is moving in it. So either velocity increases or decreases. लेकिन ईथर वायु के सिद्धांत के अनुसार यह वैल्यू बदलनी चाहिए क्योंकि पृथ्वी इसमें घूम रही है, तो या तो इसका मान बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए. So in order to detect ether, Michelson and Morley did an experiment. तो ईथर को सत्यापित करने के लिए माइकलसन और मॉर्ले ने एक प्रयोग किया. The main idea of this experiment was that if ether exists and light beam propagate along its direction and perpendicular to it, then there will be some time difference. जो मुख्य विचार इस प्रयोग के पीछे का मुख्य विचार यह था कि यदि ईथर एग्जिस्ट करता है तो इस मान में, और यदि प्रकाश की तरंग को एक बार इसकी दिशा में और एक बार इसके लंबवत चलाया जाए तो यह मान बदलना चाहिए. Hence there will be some difference in measurement of speed of light. तो वहां पे तरंग के मान में भी कुछ परिवर्तन आना चाहिए. तो दे डिजाइन अ इंटरफेरोमीटर, उन्होंने एक व्यतिकरण मापी बनाया. अब ये चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो. हालांकि मैं 1 घंटे बोल के इसे समझा चुकी हूँ, लेकिन ठीक है, उस टाइम मैं माइक लगाना भूल गई थी. तो चलो अब समझो क्या था. अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास में ये हमारी एक बीम जनरेट करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया. इसके आगे ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं बीम स्प्लिटर.
बीम स्प्लिटर क्या करता है, बेसिकली बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। ये हाफ सिल्वर्ड पॉलिश्ड होता है, यानी कि इस पे सिल्वर की पॉलिश होती है, 50% सिल्वर पॉलिश होता है, तो इसके कारण लाइट का कुछ हिस्सा तो इससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ इसके अंदर से गुजर जाता है, तो यानी कि लाइट क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी। अब ये दोनों लाइटें क्या होगी, दो अलग अलग मिरर से टकराएगी। एक पार्ट जो कि इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके सामने हमने एक मिरर लगाया M1, और जो इसके अंदर से पास हो रहा है उसके आगे हमने लगाया मिरर M2। अब इस एंटायर सिस्टम में क्या हो रहा है, अब ये पूरा सिस्टम हम किसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, हम ईथर का मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमारी अर्थ उसके अंदर रोटेट कर रही है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है, राइट। अब अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो ये सिस्टम एक जगह पर रिजिड नहीं है, ये भी क्या है, मोशन के अंदर है, ये भी आगे की तरफ चल रहा है। तो अगर ये आगे की तरफ वेलोसिटी v से चल रहा है तो बीम स्प्लिटर जो पहले यहां देखने को मिल रहा था वो थोड़े टाइम बाद में कहां आ जाएगा, आगे चला जाएगा। ये मिरर भी पहले यहां था, वो भी क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये सिस्टम क्या है, आगे बढ़ता जाएगा। मिरर भी पहले यहां था, वो अब यहां पे चला जाएगा। अब हमने क्या कहा कि अब मान लो यहां से बीम टकराई है, यहां से क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, तो एक बीम ऊपर गई, अब वो ऊपर जाके मिरर से टकराएगी और वापस आएगी, इधर वाली बीम भी मिरर से टकराएगी और आएगी। लेकिन इस वाली को तो क्या होगा, इस वाली के पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अलोंग डायरेक्शन में जा रही है, तो या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, लेकिन उसका पाथ डेविएट नहीं होगा। जैसे कि हमने रिवर वाले केस में बोला था ना, कि जैसे कि हमारे पास में ये रिवर है, तो अब एक बार बंदा इसकी डायरेक्शन में कूदे या फिर एक उसका अपोज करे, तो या तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी या तो वेलोसिटी घट जाएगी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर एक बंदा है, नदी ऐसे बह रही है और वो इस तरीके से कूदे, तो क्या होगा, उसका पाथ डेविएट हो जाएगा। ये बंदा यहाँ पे है, नदी की वेग इधर की साइड में है, बंदा इधर कूदे तो उसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, वो इधर नहीं आएगा, वो कुछ इधर की तरफ चला जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे लाइट के साथ में भी यही चीज हो रही है, क्योंकि हमारे पास में हमारा अर्थ यहाँ पे v वेलोसिटी से इधर की साइड में रोटेट हो रहा है और हमारे पास में जो लाइट की स्पीड है वो c है इस डायरेक्शन के अंदर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर तिरछा आएगा, तो हमारी लाइट कुछ ऐसे तिरछी जाएगी और मिरर भी आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो अब ये यहाँ से टकराएगी। अब अगेन जैसे यहाँ पे तैराक कूदा था उसी तरीके से यहाँ पे लाइट वापस टकराएगी और इधर की साइड में वापस आके इसी बीम स्प्लिटर के पास में आके मिल जाएगी। अब ये वाली वेव भी वापस आई इसी स्प्लिटर पे और ये वाली वेव भी आई इसी बीम स्प्लिटर पे। अब दोनों वेव्स क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी, जो कि ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे हमारे को कुछ पैटर्न देखने को मिलता है, लाइट डार्क इस तरीके का, तो उसको हम यहाँ पे इससे इंटरफेरोमीटर से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने ये चीज बोला क्योंकि देखो इस वाली को इतना पाथ डिफरेंस, इतना पाथ ट्रेवल करना पड़ा और इस वाली बीम को टकरा के लौटने में इतना पाथ ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि दोनों को अलग अलग पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो यानी कि दोनों को टाइम भी अलग अलग लग रहा होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट सी ही है, लेकिन अब यहाँ पे पाथ अलग अलग उनको ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो यानी कि उनके टाइम में कुछ डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ देखो, इफ ईथर एग्जिस्ट देयर शुड बी सम टाइम डिफरेंस एंड इंटरफेरेंस फ्रिंज शिफ्ट मस्ट बी डिटेक्टेड। तो वहां पे कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस शिफ्ट हमारे को देखने को मिलना चाहिए। तो अब हम यही टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर वाले के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अर्थ इधर मूव कर रही है और ये किधर गई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गई है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गई है तो ये देखो, ये तो देखने में है लेकिन एक्चुअली में क्या है, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ आएगी। तो इधर से देखो, ये लाइट बीम गई है, लाइट बीम की वेलोसिटी तो c है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि c इंटू टी हो जाएगी। अब ये पूरा सिस्टम क्या है, अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो ये यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू टी। तो और हमने एक चीज मानी है कि बीम स्प्लिटर से दोनों मिरर की जो डिस्टेंस है वो d है। हमने क्या करा है, फिक्स रखी है कि वो d ही है। यहां से यहां ले लो परपेंडिकुलर या फिर यहां से यहां देख लो, ये d ही रहेगी हमेशा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मिरर और स्प्लिटर के बीच की, ये हमारे पास में d आ गई है। तो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया, तो ये ct का स्क्वायर इज इक्वल टू vt का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो गया। यही चीज हमने यहाँ करी है फॉर द बीम परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी c स्क्वायर। अब यहाँ तक क्या है, अभी तक केवल मिरर से टकराई है, लौट के नहीं आई है, तो ये टोटल टाइम नहीं है, ये आधा टाइम है। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, t21 लिख दिया। यहाँ पे v21 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस d स्क्वायर हो जाएगा। t21 की वैल्यू मुझे निकालनी है,
तो इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आई, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर दिया, सी स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पावर 1 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो पावर -1 हो जाएगी। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो वहां से क्या होगा -1 आगे आ जाएगा और हायर ऑर्डर की टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास में ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो पावर हाफ हो जाएगी, डी की पावर डी स्क्वायर की हाफ पावर डी हो जाएगी, सी स्क्वायर की हाफ पावर सी हो जाएगी, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इसकी पावर हाफ हो गई। तो यहां से अब ये हाफ पावर भी है, ये भी बाइनोमियल थ्योरम से क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। तो ये तो आधा रास्ता था, अब सेम आधा रास्ता उसको और ट्रेवल करना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, तो ये 2d अपॉन सी हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर आ गया। देन ये तो था परपेंडिकुलर वाले के लिए। अब अलोंग वाले की बात करें, जो जाके मिरर M2 से टकराएगा और वापस आएगा, तो उसके लिए तो क्या है, उसके लिए पाथ डेविएट नहीं हो रहा है, उसके लिए सिंपल क्या चीज हो रही है, या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या तो वेलोसिटी घट रही है। तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, जाते वक्त d अपॉन सी प्लस वी वेलोसिटी बढ़ेगी और आते वक्त d अपॉन सी माइनस वी हो जाएगा। दोनों का मैंने एलसीएम लिया, लेने पर 2dc अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, अगेन सी स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया, इसको ऊपर ले गई, माइनस पावर आ गई, माइनस पावर को मैंने यहां से क्या किया, अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाई तो बाइनोमियल थ्योरम से ये क्या हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। तो ये किसके लिए आया, अलोंग वाली वेव के लिए आया। अब मुझे तो टाइम डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा टी, T2 माइनस T1 कर लो, T1 माइनस T2 कर लो, वो तुम्हारे पास में है। आखिर में अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम मॉडुलस कर देंगे उसका, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने से मॉड टी की वैल्यू आई dv स्क्वायर अपॉन सी क्यू। अब अगर टाइम डिफरेंस इतना है तो उसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, तो यहां से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, dv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो हमने यहाँ पे फ्रिंज शिफ्ट लिखा है, ये डायरेक्ट मैंने रिजल्ट लिखा है क्योंकि ये ऑप्टिक्स का फिनोमिना है। वहां पे जब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए n लैम्डा की कंडीशन आती है और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2 की कंडीशन आती है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास में जो फ्रिंज शिफ्ट आना चाहिए था वो अप्रोक्स 0.32 का आना चाहिए था, बट नो फ्रिंज शिफ्ट वाज ऑब्जर्व, लेकिन वहां पे कोई भी फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ। ड्यू टू द रिजिड मेंटेलिटी लॉरेंस गेव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस नल रिजल्ट। अब क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी काफी दृढ़ थी, क्योंकि वो तो अभी तक भी ईथर को ही मान रहे थे ना, तो उन्होंने क्या किया, लॉरेंस ने एक एक्सप्लेनेशन दिया इस पार्ट डिफरेंस के ना आने का, इस फ्रिंज शिफ्ट के ना आने का उसने एक्सप्लेनेशन दिया, दैट द ऑब्जेक्ट माइट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे मूव इन ईथर, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिकुड़ जाते हैं जब वो ईथर के अंदर मूव करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वन आर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड द टाइम डिफरेंस बिकम 0। और इसी के कारण जो हमने 2 आर्म्स बनाई थी, जो एक तो M1 के करस्पॉन्डिंग थी और एक M2 के करस्पॉन्डिंग थी, तो इसने बोला कि उसमें से एक आर्म क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और इसी के कारण वहां पे कोई भी टाइम डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब ये जो श्रिंक कैसे होगा, वो श्रिंक के लिए उन्होंने मैथमेटिकल एक फॉर्मूला दिया, L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। फर्दर लॉरेंस एक्सटेंडेड दिस आइडिया एंड गेव लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसके बाद में लॉरेंस ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और 1904 के अंदर लॉरेंस रूपांतरण हमारे को दिया। अब लॉरेंस रूपांतरण में केवल ये कॉन्ट्रैक्शन वाली ही बात थी, क्योंकि उसने तो ईथर के रिस्पेक्ट में बोला था ना कि अगर ईथर में बह रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसने बाकी ऐसी कोई चीज नहीं बोली थी। लेकिन ये 1904 में बात हुई थी, लेकिन 1905 के अंदर आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने ये चीज बोल दी कि ये कॉन्ट्रैक्शन ईथर के कारण नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में रियल टाइम फिनोमिना है। तो इसमें क्या है, बट इन 1905 आइंस्टीन सेड दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट बिकॉज द ईथर बट एन एक्चुअल इफेक्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो यानी कि ये ईथर के कारण नहीं है, ये स्पेस और टाइम का एक समय के अनुसार या वास्तविक रियल टाइम का एक इफेक्ट है। He said in order to maintain c is equal to constant, space and time adjust itself. अब इस वेलोसिटी को नियत बनाए रखने के लिए स्पेस और टाइम क्या करते हैं, एक दूसरे को खुद को एडजस्ट करते हैं। फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, गतिमान वस्तुओं के लिए टाइम स्लो डाउन यानी कि समय धीमा हो जाता है, एंड स्पेस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि
जो आपका स्पेस है, जो एक आकाश है, वो क्या करता है, खुद को सिकुड़ लेता है। मीन्स बोथ आर नॉट एब्सोल्यूट, बोथ आर ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, यानी कि दोनों के मान कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। वो दोनों क्या करते हैं, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं। किसकी बात हो रही है उस पर डिपेंड करते हैं। हेयर कम्स दी स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट, यहां से समय और आकाश का एक सिद्धांत हमारे को देखने को मिलता है। ये डायग्राम मैंने तुम्हारे को समझाया था कि इनिशियली क्या था कि स्पेस क्या है, डांस फ्लोर, और टाइम है हमारी बीट, और दोनों के दोनों को क्या माना गया था, रिजिड माना गया था। तो दोनों चेंज नहीं होंगे, उसके अकॉर्डिंग किसको चेंज होना पड़ेगा, लाइट की स्पीड को चेंज होना पड़ेगा। ऐसा गैलीलियन के टाइम माना जा रहा था। लेकिन आइंस्टीन ने आगे क्या बोला कि ये स्पेस फिक्स नहीं है, ये क्या है, एक लचीला है। तो यानी कि डांस फ्लोर तुम्हारा कैसा है, लचीला है। टाइम यानी कि बीट तुम्हारी कैसी है, चेंज होने वाली है। और वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइट की कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि लाइट को एक ही टाइप का डांस आता है। तो इसलिए डांस फ्लोर और बीट को अपने अपने हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो अब इतनी सारी मेहनत है, इतना सारा लिखना है, तो बैठ के लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रिकॉर्डेड का ये तो फायदा है यार तुम्हारे पास। वाओ, मेरे को लग रहा है आज के दिन में जितने कोतक हो सकते हैं मेरे साथ में उतने होंगे, क्योंकि अब ये हैंग हो चुका है। तो अब वीडियो बैक करो और जाके देखो वहां पे, उसके अंदर से हर पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं वैसी साइड में खड़ी थी तो तुम्हारे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखना, इसको थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें से ऐसा कुछ पार्ट था नहीं जो कि बहुत एडवांस हो, एग्जाम में आने वाला हो। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, बैठ के लिख लेना पॉज कर करके वीडियो को। और कल से अपन प्रॉपर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो अपन कल एसटीआर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, अपना ध्यान रखना और इसको कंप्लीट कर लेना तुम। चलो जी, राधे राधे।